स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस पर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान की कोई आक्रामक ख्वाहिश नहीं है और ये देश दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। लेकिन शांति और समझौते का ख्वाब लेकर 76 साल पहले भारत से अलग हुआ पाकिस्तान अब वेंटिलेटर पर सांसें गिन रहा है। आज पाकिस्तान की इकॉनमी कर्ज से सराबोर है। इसके विदेशी मुद्रा भंडार में महज 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जिससे सिर्फ 3 हफ्तों तक के ही आयात का खर्च उठाया जा सकता है। मुल्क के GDP का 80% तक कर्ज हो चुका है। इसे वो चुकाएगा कैसे, इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन आज ये परमाणु संपन्न देश डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान को अगर जल्द विदेशी मदद नहीं मिली तो जिन्ना का ये देश डिफॉल्ट घोषित हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु बम ने दुनिया के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक्सपर्ट्स को डर है कि दिवालिया होने की सूरत में पाकिस्तानी सेना पूर्ण रूप से सत्ता पर कब्जा कर सकती है। हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि पाकिस्तान पैसे जुटाने और कर्ज चुकाने के लिए अपने परमाणु हथियारों को आतंकवादी संगठनों को बेच सकता है। पाकिस्तान एक अस्थिर देश है। ऐसे में अगर पाकिस्तान में अराजकता फैलती है तो परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। शायद इन्हीं खतरों को देखते हुए हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उनके साथ IAEA का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार एक रेडियोलॉजिकल आतंकवाद हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटस ऑफ पाक न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। उसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है जो राज्य की नीति के रूप में आतंकवाद की ट्रेनिंग कराता है। इस बात को कई दफा प्रमाणित किया जा चुका है कि पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी गतिविधियों को पनाह मिलती रही है। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का वहां मारा जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा और कई ऐसे मामले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये देश दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। यहां ऐसे हथियार भी हैं जो सामूहिक विनाश कर सकते हैं, जिनमें से एक हथियार परमाणु हथियार भी है। पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान सरकार, सेना के टॉप कमांडर या फिर परमाणु कार्यक्रम में लगे लोगों के पास है। इसके अलावा मोसाद, FBI, रॉ को भी इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसके पास 165 परमाणु हथियार हैं। बता दें कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के मुताबिक आज पूरी दुनिया में 12,700 परमाणु हथियार मौजूद हैं। भारत के पास 156 से 160 परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 6,185 परमाणु हथियार हैं। वहीं रूस के पास 6,500, ब्रिटेन के पास 200, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, इजराइल के पास 80 से 90, उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,400 मिलिट्री के पास हैं, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बी से किया जा सकता है। बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी वो सही सलामत हैं। उनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास हैं, उनमें से 3,730 मिसाइल्स और बॉमर में तैनात हैं। इनमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखे हैं। 3,730 परमाणु हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर हैं, यानी शॉर्ट नोटिस पर दागने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्चर की बात करें तो पाकिस्तान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन 3 है। इसके अलावा उसके पास नस्त्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली कम दूरी की मिसाइलें भी हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्य दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2,700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जद में आ सकते हैं।
अगर इन मिसाइलों से परमाणु बमों को लॉन्च किया जाता है तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। ये सभी मिसाइल और परमाणु हथियार कहीं न कहीं पाकिस्तान की सेना के हाथ में हैं। परमाणु भारत के पास भी हैं, लेकिन भारत की नीति है वो कभी पहले परमाणु हथियार नहीं दागेगा। लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण वहां पर ऐसी कोई नीति या नियम नहीं बनाए गए हैं। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति नहीं है। ये केवल पाकिस्तान के हाईकमान पर निर्भर करता है कि उन्हें कब और किस स्थिति में परमाणु हमला करना है। 1999 में पाक विदेश मंत्री ने नो फर्स्ट यूज वाली परमाणु पॉलिसी को नकारते हुए कहा था, हम अपने देश की सुरक्षा की दिशा में हर जरूरी हथियार का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि पाकिस्तान में सेना किसी भी वक्त तख्ता पलट कर सकती है। इसी के साथ पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण और कट्टरपंथी सोच इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में पहले भी कई बार मार्शल लॉ लग चुका है। कई पाकिस्तानी नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है तो कुछ को फांसी पर लटकाया जा चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम उनमें प्रमुख है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकारें कई दशकों से सारी दुनिया में आतंक सप्लाई करती आ रही हैं। कई सालों से यहां की सरकार और सेना इन आतंकियों को हथियार मुहैया करा रही है। पाकिस्तान में कई दफा कट्टरपंथी एटम बम हमले की धमकी तक दे चुके हैं। ऐसे में अगर सच में पाकिस्तान के ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाएं, तो क्या होगा? आइए समझते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेररिज्म। दोस्तों, हमेशा से ही इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट परमाणु आतंकवाद के बारे में बात करते आए हैं कि अगर परमाणु हथियार कभी भी आतंकवादियों के हाथ लग गए तो दुनिया को तबाह होने में वक्त नहीं लगेगा। आज भी ये आशंका दुनिया को थर्रा देती है कि अगर 9/11 और 26/11 हमले में आतंकियों के पास परमाणु हथियार होते तो क्या स्थिति होती। इस बात का अंदाजा आप अमेरिका द्वारा किए गए नागासाकी और हिरोशिमा हमले से लगा सकते हैं। कैसे आज भी वहां पर परमाणु हमले का असर दिखता है। आज फिर से ऐसा खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। लंदन स्थित एक पाकिस्तानी पत्रकार फारूक सुलेहरिया ने कहा, पाकिस्तानी सेना का तालिबानीकरण एक ऐसी चीज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या होगा अगर आतंकवादी परमाणु हथियारों का आंतरिक अधिग्रहण करते हैं? इस बात से तो सभी अवगत हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का उगम स्थान और उसका समर्थन करने वाला देश है। अमेरिका भी इस बात का समर्थन करता है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की तकनीक को सारे विश्व में स्मगल किया है। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवाद फैला रहा है बल्कि दुनिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए भी जिम्मेदार रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान भले ही परमाणु बम का उपयोग न करे, परंतु अगर ये परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग गए तो वे इसका इस्तेमाल कहां करेंगे ये पाकिस्तान भी नहीं जानता। ऐसा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सेना में ऐसे कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं जिनका आतंकवादी संगठनों की तरफ झुकाव है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो आतंकवादी संगठन बिना किसी एक्सपर्ट के सहयोग से इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेनेड की तरह नहीं होते जो सिर्फ एक पिन को बाहर निकालने से ही एक्टिवेट हो जाएं। यानी भले ही कोई आतंकवादी संगठन इसे चोरी करने में सक्षम हो, लेकिन एक परमाणु बम को एक्टिवेट करना इनके अकेले के बस की बात नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तानी सेना ने हमेशा ही इनडायरेक्ट वे में आतंकवादियों का साथ दिया है। पाकिस्तान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इस बात का सबूत देती हैं। साल 2011 में जब पाकिस्तान के एबटाबाद में कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तब ये बात दुनिया के सामने आई कि पाकिस्तान की आईएसआई ने इतने साल वहां रहने में उसकी मदद की थी। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि आईएसआई को लादेन के पाकिस्तान में होने की पूरी जानकारी थी, लेकिन इसे छुपाया गया। 2019 में अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया था कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकी हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। ऐसे में एक संभावना यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकी संगठन को न्यूक्लियर वेपन्स ऑपरेट करने में सीधा सहयोग दे दे। खैर, भले ही आतंकवादी संगठनों के लिए परमाणु हथियारों को ऑपरेट करना इतना आसान न हो, लेकिन एक दूसरा साधन भी है जिससे आतंकवादी संगठन आतंक फैला सकते हैं, और वो है रेडियोलॉजिकल टेररिज्म। आइए जानते हैं कि क्या है रेडियोलॉजिकल टेररिज्म और ये कैसे खतरनाक है। रेडियोलॉजिकल टेररिज्म। दोस्तों, भले ही आतंकवादियों के लिए परमाणु हथियार चुराना और उसे ऑपरेट करना इतना आसान न हो, लेकिन परमाणु बम को बनाने के लिए उपयोग में आने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी उतने ही खतरनाक हैं जितने कि परमाणु बम।
अगर आतंकवादियों के हाथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी लग गए तो वो इससे भी काफी तबाही मचा सकते हैं। दुनिया भर में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स किसी भी गलत हाथों में नहीं गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई बड़ी तबाही नहीं हुई है। बीते कुछ साल पहले कुछ चोरों ने ब्राजील में एक अबैंडन्ड मेडिकल स्टोर से रेडियो टेलीथेरेपी मशीन को चुरा लिया था। इसके साथ उन लोगों ने बिना कुछ जाने एक और बॉक्स उठा लिया। उस बॉक्स में पाउडर के रूप में सीजियम 137 का एक आइसोटोप था। बता दें कि ये एक हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। उन लोगों ने जब इसे खोलकर देखा तो उसे जाने बिना ही डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन बॉक्स खुलने के कारण यह हाईली रेडियो एक्टिव सीजियम पाउडर हवा में फैल गया। उसके संपर्क में आने से कुछ 100 लोग प्रभावित हुए। उस हवा को साफ करने के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। सौभाग्य की बात यह है कि ये मामूली चोर थे। सोचिए, ये अगर किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग जाता तो क्या हो सकता था। इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चोरी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1999 में चेचनिया में कोबाल्ट 60 की चोरी थी। चेचन विद्रोहियों ने मेक्सिको सिटी में कोबाल्ट 60 ले जा रहे एक ट्रक को अगवा कर लिया। सौभाग्य से वो इसका उपयोग नहीं कर सके, नहीं तो एक बड़ी तबाही हो सकती थी। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का नुकसान के लिए इस्तेमाल सिर्फ बम के जरिए ही नहीं, बल्कि किसी भीड़ भरी जगह पर यूं ही खुले में रखकर भी किया जा सकता है। ये मटेरियल इतना खतरनाक है कि 1 घंटे या उससे ज्यादा तक अगर कोई इसके संपर्क में आता है तो उसकी मौत तय है। ऐसे में अगर ISIS या कोई दूसरा गुट सिर्फ एक IED के साथ इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का ब्लास्ट करता है तो उसके खौफनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही रेडियोलॉजिकल टेररिज्म को बहुत आसानी से बिना निशान छोड़े एग्जीक्यूट किया जा सकता है। रेडियोलॉजिकल टेररिज्म के 2 साधन हैं। पहला, रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस यानी RDD के द्वारा, और दूसरा रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर डिवाइस यानी RED के द्वारा। RDD मेथड में जानबूझकर रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलाया जाता है और विस्फोट किया जाता है। उसे पूरी तरह सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। एक बड़े वाटर बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल को गिराना या पाउडर को टारगेट इलाके में स्प्रेड करना, इसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं। इसी तरह RED का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स को पैदा करने के लिए किया जाता है। RDD और RED दोनों ही मास डिस्ट्रप्शन वेपन्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए और ऐसी घटनाओं पर नजर बनाए रखने के लिए साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने इस पर 42 देशों के साथ एक संधि की थी। उसके बाद साल 2006 और 2007 में खुफिया एजेंसियों को इस तरह के मटेरियल चोरी करने की कोशिश करने वाले लोगों के बारे में जानकारियां मिली। इसके साथ अलकायदा ने लाखों अमेरिकियों को मारने की कसम खाई थी, जिसके लिए उसने चोरी करके, खरीद कर या खुद परमाणु बम बनाकर अमेरिकी शहर पर इसका इस्तेमाल करना अपना धार्मिक कर्तव्य कहा। अलकायदा ने रेडियोथर्मी सामग्री को खरीदने के लिए पाकिस्तान की AQ खान प्रयोगशाला के सुपरवाइजर KRL से भी संपर्क किया था, लेकिन अज्ञात कारणों से बात नहीं बनी। रेडियोलॉजिकल टेररिज्म के खतरे को देखते हुए ही अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया है। आइए जानते हैं इससे दुनिया कैसे प्रभावित हो सकती है। हाउ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स अ थ्रेट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के दौरे के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आर्थिक मदद के लिए अपने परमाणु हथियारों का त्याग कर सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता रहा है। इसे लेकर दुनिया के सभी देश सतर्क रहते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम सुरक्षित रहें, अमेरिका इसके लिए उस पर भी नजर रखता है। 2007 में छपी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित रहें, इसके लिए अमेरिका ने 2001 से 2007 तक $10 करोड़ खर्च किए हैं। लेकिन 2004 में जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का दिमाग कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर न्यूक्लियर हथियारों के सीक्रेट लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने का आरोप लगा, तो सुरक्षा के ये दावे कुछ खोखले नजर आने लगे। इसके बाद साल 2011 में मीडिया में एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के हथियार उसके देश या हितों के लिए खतरा हैं, तो वो स्नैच एंड ग्रैब प्लान के तहत हथियारों को छीनकर उन्हें अपने कब्जे में कर सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने युद्ध तक की बात कह डाली थी। जनरल मुशर्रफ ने कहा था, परमाणु बम को सीज करने की कोशिश पाकिस्तान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू कर देगी। यह पाकिस्तान की संपत्ति है जो पूरे देश में सुरक्षित जगहों पर है।
18,000 से ज्यादा सैनिक इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को आज भी आभासी सरकार यानी डीप स्टेट ही चला रहा है और सरकार को गिराने के लिए सैन्य बगावत के अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। पूर्व आर्मी चीफ मुशर्रफ के नीचे जो रेडिकलाइज्ड ऑफिसर्स थे वो आज सेना में ब्रिगेडियर और जनरल बन गए हैं। उनके हाथ में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की कमान है। ऐसे में ये ब्रिगेडियर और जनरल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को आतंकियों के हाथों बेच सकते हैं और देश छोड़कर भाग सकते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान अगर परमाणु हथियार बेचता है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? वैसे कोई भी देश अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं करता, इसलिए इसके अलग अलग दावे किए जाते हैं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के अनुसार 1998 में प्रकाशित एटॉमिक ऑडिट में स्टीवन श्वार्ट्ज ने दावा किया था कि अमेरिका ने 1940 से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के विकास और रखरखाव पर $5 ट्रिलियन खर्च किए हैं। 2012 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार मोटे तौर पर अमेरिकी B-61-12 की कीमत $28 मिलियन होगी। वहीं रखरखाव से लेकर लॉन्चिंग पैड और सुरक्षा पर होने वाले खर्चे को मिला लें तो एक परमाणु बम $270 मिलियन का पड़ता है। अगर एक हथियार की कीमत को $270 मिलियन मान लिया जाए तो पाकिस्तान के पास कुल 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी में 7,000 करोड़ बनते हैं। इतने पैसे से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मुसीबत काफी कम हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ आतंकी संगठनों को दे। हो सकता है वो ये पेशकश कुछ अन्य देशों को ही कर दे। ऐसे में अगर देखा जाए कि पाकिस्तान किन देशों को अपने हथियार बेचने की पेशकश कर सकता है तो वो अपने साथी देशों को हथियार बेचने की पेशकश कर सकता है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, यानी कि ईरान, सऊदी अरब और टर्की। वैसे खबर यह भी है कि टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा हुआ है। ये तीनों इस्लामिक देश हैं। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान पेशकश कर सकता है, लेकिन यह सब अंडर द टेबल होगा। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह कोई छोटी चीज नहीं है जो आसानी से अंजाम दी जा सके। ऐसी किसी भी डील की खबर मात्र पर अमेरिका से लेकर UN जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक सक्रिय हो जाएंगी, जिससे इसको फाइनल करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। ऐसे में विकल्प के तौर पर पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है आतंकवादी संगठनों से डील करना। और यही कारण है जिससे पाकिस्तान और उसके परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान भारत समेत दुनिया के लिए एक मुसीबत बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा भारत के अस्तित्व के लिए उतना ही खतरा है जितना भारत की परमाणु क्षमता पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए। भारत की परमाणु क्षमता पाकिस्तान के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली खतरा बनी रहेगी। इसलिए यह सुनिश्चित करना पाकिस्तान के हित में होगा कि उसके परमाणु हथियार गलत हाथों में न पड़ें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।